एक ऐसे मोहरे की कहानी जिसने सारी बाजी पलट दी थी। मोहरा, लास्ट एपिसोड। तैयब रसूल मुस्कुराकर सेठ को देखने लगा। सेठ करामत, बस, तैयब रसूल बोला। वकील साहब भी तैयब रसूल के इस तरह बोलने पर चौंक कर उसे देखने लगे। तैयब रसूल उठ खड़ा हुआ और टहलते हुए बोला, वकील साहब, आप किस चीज का फैसला करने आए हैं? तैयब रसूल ठहरे हुए लहजे में बोला, हाकिम बाबा, आपके अंकल ने मुझे आपके सेहतयाब होने की इत्तला दी और साथ में बताया कि आप अपनी मर्जी से अपनी सारी जायदाद उनके नाम करने का इरादा रखते हैं। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, मगर अगर ये आपका फैसला है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वकील साहब ने संजीदा लहजे में कहा। सेठ करामत गुस्से से तैयब रसूल को देख रहा था। वो वकील की मौजूदगी में कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं, वकील साहब, तैयब रसूल मुस्कुरा कर बोला। सेठ को उसकी ये मुस्कुराहट तपा गई। लेकिन हाकिम बेटा, तुमने मुझे खुद बोला था कि तुमको दुश्मनों से खतरा है, जायदाद ट्रस्ट में ना चली जाए, इसलिए तुमने मेरे नाम करने का इरादा किया था। ये तुम्हारा फैसला था। सेठ करामत गुस्सीली नजरों से तैयब रसूल को घूरते हुए बोला। उसकी नजरों में छुपी धमकियां तैयब रसूल बाखूबी समझ रहा था। सेठ करामत, हाकिम कहाँ है? तैयब रसूल बोला तो सेठ करामत को लगा जैसे उसके सर पर बम फोड़ दिया गया हो। वकील साहब भी चौंके। वो तैयब रसूल का जारहाना अंदाज नोट कर रहे थे, मगर वो अपना ही क्यों पूछ रहा था? क्या मतलब हाकिम बाबा? वकील हैरत से बोला। वकील साहब, इसका दिमाग हिल गया है, पता नहीं क्या बक रहा है, सेठ करामत उठते हुए बोला। तो तैयब रसूल ने जेब से पिस्टल निकालकर इसका रुख सेठ करामत की तरफ कर दिया। बैठ सेठ, इतनी भी क्या जल्दी है? तैयब रसूल जहरखंद लहजे में बोला। सेठ करामत उसके हाथ में पिस्टल देखकर ठंडा पड़ गया। ईमान, जो अभी तक सारी कार्रवाई चुप करके देख रही थी, पिस्टल देखकर वो भी घबरा गई और बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तो तैयब रसूल ने सेठ पर नजरें जमाकर उसको तसल्ली दी। बीबी, जलाद की मौत का दिन है आज, वो घबराते हुए बोला। मगर तुम कानून हाथ में क्यों ले रहे हो? ईमान बोली। तैयब रसूल ने ईमान को बैठने का इशारा किया, जो उसको खौफजदा नजरों से देख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि तैयब रसूल इस हद तक जाए कि जल्लाद से इंतकाम लेते हुए वो कानून को अपने हाथ में ले ले, मगर वो बेबस थी। वो तैयब रसूल के तेवर भांप गई थी, सो टिक कर बैठ गई। मुझे भी कोई बताएगा कि ये क्या हो रहा है? वकील साहब मजबूत लहजे में बोले। हाकिम बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? वकील साहब ने हैरान होते हुए पूछा। वकील साहब, कौन हाकिम? मैं तो तैयब रसूल हूँ, एक गरीब मजदूर जिसको इस खबीस फितरत इंसान ने बेटी का इलाज कराने के एवज खरीद लिया था। तैयब रसूल घबरा कर बोला। क्या? वकील साहब हैरान होते हुए बोले। क्या ये सच कह रहा है करामत साहब? वकील ने इस्तफसार किया। तो सेठ करामत चीख पड़ा, झूठ बोलता है, यही हाकिम है। मगर सेठ साहब, ये झूठ क्यों बोलेगा? वकील साहब ने पूछा। तो सेठ करामत से जवाब ना बन पड़ा। वो अभी तक तैयब रसूल के पिस्टल की जद में था। ये सच कह रहा है वकील अंकल, ईमान भराए हुए लहजे में बोली। मुझे नहीं पता इस सफाक और दौलत की चाह में अंधे इंसान ने हाकिम के साथ क्या किया, मगर ये तैयब रसूल है, हाकिम का हमशक्ल, जिसको इस जल्लाद ने खरीदा था, और ये सिर्फ इसलिए इसकी मदद करने पर आमादा हुआ कि सेठ करामत इसकी बेटी का इलाज कराएगा, जो इसने नहीं कराया। और वो दोनों माँ बेटी दर दर की ठोकरें खाने लगी। सेठ करामत ने सर झुका लिया। ईमान ने आंसू भरी नजरों से सेठ करामत को देखा। मैंने हमेशा आपको अपने माँ बाप की जगह दी, मगर आप तो पैसे के पुजारी निकले, मेरी सारी खुशियां खा गए, मेरे हाकिम को मुझसे छीन लिया। आपको इन सब का क्या फायदा हुआ? वो दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया वकील साहब, ये दोनों बकते हैं। क्या सबूत है इनके पास कि मैंने ये सब किया है? सेठ करामत ऊपर वाला पता फेंक रहा था।
तैयब रसूल कहकहा लगाकर सेठ को देखने लगा। तू वाकई कुत्ते की दुम है सेठ, जो 100 साल भी पाइप में रहे तो टेढ़ी ही रहती है। वकील साहब हैरानी से इस सूरत हाल को देख रहे थे। अच्छा, अगर तुम हाकिम नहीं हो तो साबित करो, वकील साहब मतानत से बोले। इसी इसना में कदमों की चाप सुनाई दी और दरवाजा खुला। अंदर दाखिल होने वाले शख्स के पीछे पुलिस इंस्पेक्टर भी था। इंस्पेक्टर साहब, इस जल्लाद को हाकिम के कातलाना हमले के जुर्म में और इसकी जायदाद हथियाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लें। हाकिम! ईमान हलक की बल चीही और दौड़कर उसके सीने से जा लगी। हाकिम ने ईमान को अपनी बाहों में भर लिया। सेठ करामत हैरान नजरों से हाकिम को देख रहा था। तुम जिंदा हो? हाकिम हंस पड़ा। तो आप मानते हैं कि मैं असली हाकिम हूँ और आप ये बात जानते थे? हाकिम ईमान को साथ लगाए आगे बढ़ा। वकील साहब आप मुतमिन नजर आ रहे थे। तैयब रसूल के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। शाहजहां इसको हाकिम की वापसी का फार्म हाउस पर ही बता चुका था। ईमान से इसलिए छुपाया क्योंकि वो जज्बाती हो जाती। हाकिम ने पुलिस से राब्ता करके सारे हकाइक उनको बताए और उनको साथ लेकर हाकिम विला पहुंच गया, जहां सेठ करामत तैयब रसूल से जाली दस्तखत कराकर सारी जायदाद हथियाना चाहता था, मगर तैयब रसूल के बरवक्त इक़दामात ने उसकी बाजी पलट दी थी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लें सेठ साहब को, हाकिम तंजिया लहजे में बोला। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा तो सेठ करामत ने अपनी जेबें टटोलना शुरू कर दी। सेठ करामत, जो आप ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास है। तैयब रसूल ने एक और पिस्टल निकालकर टेबल पर फेंक दिया। और ये हाल ही है, जब आप खुशी में सब प्लानिंग कर रहे थे तब मैंने ये पार किया था। मुझे पता था जब तुम फंसोगे तो किसी को नहीं छोड़ोगे, और हाँ, तुम्हारे सारे चेले पहले ही से जेल में तुम्हारे मुंतजर हैं। रात इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तैयब रसूल मुस्कुराते हुए बोला। मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा तैयब रसूल, सेठ करामत ने दांत पीसते हुए कहा। जरूर सेठ साहब, मैं मुंतजर रहूंगा। तुम्हारे गुनाह इतने हैं कि तुम अब बाहर की शक्ल नहीं देख सकोगे और ना मैं देखने दूंगा। हाकिम ने टुकड़ा लगाया तो तैयब रसूल और वो एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। इंस्पेक्टर सेठ करामत को घसीटते हुए गाड़ी तक ले गया और इसमें बाकी सिपाहियों के साथ ठोंस कर उसको थाने ले गया। वकील साहब हाकिम के पास आए। बेटा, तुम्हारे वालिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इंतहाई शरीफ और हसास रखने वाले शख्स थे। मैं हैरान था कि तुम ऐसा अहमकाना फैसला क्यों कर रहे हो। बेटा जी, रिश्ता कोई भी हो, इस पर इंसान अंधाधुन एतबार नहीं कर सकता। वो हाकिम के शाने पर हाथ रखकर बोले। सेठ करामत शुरू से शाहर्ष था, मगर वो इस हद तक चला जाएगा मुझे इसकी उम्मीद ना थी। वो अफसुर्दा लहजे में बोले। बस पैसा इंसान को सगे रिश्ते बुला देता है अंकल। वो अगर मांग लेते तो मैं जरूर उनको सब कुछ दे देता, मगर जो अजियत बड़ा रास्ता वो इख्तियार किए हुए थे, वो किसी चीज के मुस्तहिक न थे। हाकिम रंजज़दा लहजे में बोला। फिर वकील साहब इजाजत लेकर चले गए और हाकिम और ईमान ने तैयब रसूल का शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से वो ये सब कर सके थे, क्योंकि अगर तैयब रसूल लालच में आ जाता तो हाकिम के लिए ये सब बहुत मुश्किल हो जाता। फोन की घंटी की आवाज पर तैयब रसूल की आंख खुली तो उसने आंखें मूंदे फोन कान से लगा लिया और हेलो कहा, तो दूसरी तरफ हाकिम की आवाज सुनाई दी। ओए बेवफा इंसान, कहाँ गुम है? हाकिम की आवाज पर तैयब रसूल के लबों को मुस्कुराहट छू गई। वो बिस्तर पर उठ बैठा। ना मैं बेवफा हूँ और ना गुम हुआ हूँ। तुम कब अपने हनीमून से वापस आए? तैयब रसूल ने पूछा। 2 दिन हो गए हैं और तुम्हारी भाभी तुम्हारा और भाभी का पूछ रही थी, इसलिए इतला दे रहा हूँ। वो हंसते हुए बोला। तो भाभी के याद कराने पर याद किया जा रहा है। कैसे दोस्त हो तुम हाकिम? तैयब रसूल नाराजगी से बोला तो हाकिम का कहका गूंजा। ठीक है, शाम को मिलते हैं। हाकिम ने कहकर फोन रख दिया। तैयब रसूल ने फोन रखा और उठकर बाहर आ गया। रेहाना नाश्ता बना रही थी और जमीला स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। वो हाथ मुंह धोकर चारपाई पर बैठ गया। रेहाना ने मुस्कुराकर तैयब रसूल को देखा
اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ طیب رسول گزرے لمحات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حاکم نے اس کو بہت آفر دی کہ وہ اس کو ایک لگژری زندگی دے سکتا ہے، مگر طیب رسول نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ پیسہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے حاکم بھائی جتنا انسان دوسروں کو برباد کرنے کا نہ سوچے۔ مگر پھر بھی حاکم نے یہ مکان لے کر جمیلہ کے نام کر دیا، اس کا علاج اور طیب رسول کو ایک ٹھیکیدار بنا دیا تھا جس کے انڈر بہت سے لاچار مزدور کام کرتے تھے۔ اب وہ ایک خوشحال انسان تھا۔ زندگی اس سے بڑی قیمت وصول کرنے والی تھی، مگر اس نے اپنے حالات جرأت اور عقل مندی سے سدھار لیے تھے۔ سچ ہے، نیت اچھی ہو تو بگڑے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، تو یہ تھی کہانی مہرہ، جس کو لکھا ہے زینت فرید نے۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ کہانی کے بارے میں اتنا کہوں گی کہ بعض اوقات ہم لالچ میں آ کر صرف اپنا سوچتے ہیں، جو ہماری خاندانی روایات کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے دوسرے رشتوں کا نہیں سوچیں گے تو جلد ہی ہم خود کو تباہ کر لیتے ہیں۔ خاندان ایک درخت جیسا ہوتا ہے، اس کی جڑیں اگر مضبوط اور خلوص سے پر نہ ہوں تو بہت جلد وہ درخت پھل دینا بند کر دیتا ہے۔ وہ بھی ایک پھر سوکھی ڈال بن جاتا ہے جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پیسے کی چاہ اتنی ہی رکھنی چاہیے جو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو۔ ملے گا تو وہی جو نصیب میں ہوگا۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، آپ کو نصیب سے زیادہ نہیں مل سکتا، تو پھر لالچ مت کیا کریں۔ اپنی زندگی مخلصی سے گزاریں اور ہمیشہ اپنی نیت اچھی رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے پاس وہ بھی ہوگا جو آپ کی جائز خواہشات آپ کے دل میں ہوں گی، کیونکہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ ہیلے بہانوں سے کسی سے کچھ بھی چھین نہیں سکتے۔ تو اپنے نصیب پر خوش رہیں، مطمئن رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔